hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you all are fit and fine. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कवर किया था. आज हम बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. मीन्स मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या होती है. तो जब किसी भी वस्तु की मांग में उसकी अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने का कारण होता है, उसकी मीन्स जो हमने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किया था उसमें तो क्या था, वस्तु की अपनी कीमत में चेंजेस आ रहे थे. अब हमें यहाँ पे याद क्या रखना है कि वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन ना हो, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन हो. मीन्स कीमतें तो सेम रहने वाली हैं. ये देखो यहाँ कीमतें सेम हैं, तो वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा. वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग में वृद्धि और मांग में कमी होती है. अब किस तरह से होती है, जब भी मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र ऊपर की ओर यानी कि दाईं ओर सरकता है, और जब मांग में कमी होती है तो ये पीछे की ओर यानी कि बाईं ओर सरक जाता है, खिसक जाता है. वन बाय वन इसको कवर करते हैं. जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि. तो एग्जिस्टिंग प्राइस पर यानी कि प्रचलित कीमतों पर या वर्तमान कीमतों पर जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो कीमतें हैं वो परिवर्तित नहीं हो रही हैं, मतलब वस्तु की अपनी कीमत में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, फिर भी लोग उसकी ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हैं, तो इसको हम मांग में वृद्धि बोलेंगे. यहाँ तालिका से स्पष्ट हो जाएगा. देखो, एक्स वस्तु की कीमत जब 10 रुपीज़ थी तो उसकी इकाइयाँ खरीदी जाती थी 20. कीमत अभी भी 10 है, फिर भी उसकी 30 इकाइयाँ खरीदी जाती है. इट मीन्स वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कुछ बातों में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण ये वृद्धि हुई है. अब यहाँ पर इसको चित्र में देखेंगे. यहाँ ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस लिया है और ओ एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी ली है. देखिए, जब कीमत 10 थी तो पहले उसकी 20 इकाइयाँ खरीदी जाती, तो पहला डिमांड कर हमारा D1 था. लेकिन अभी प्राइस 10 है, फिर भी हमारा जो डिमांड है वो 20 से बढ़कर 30 हो गया, तो हमारा सेकंड डिमांड कर D2 हो जाता है. यानी कि पहले हम A पॉइंट पर थे और अब हम B पॉइंट पर पहुंच चुके हैं. तो ये जो A से B की तरफ खिसकाव है, ये जो एरो का निशान है, हमें क्या बताता है कि पहले हम D1 पर थे और अब हम D2 पर पहुंच गए, यानी कि सेम प्राइस पर भी हम पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड. तो आपको यहाँ पर क्या बात ध्यान में रखनी है कि जब भी मांग में वृद्धि होती है तो जो डिमांड कर्व है वो दाईं ओर सरकता है, या फिर हम कह सकते हैं ये आगे की ओर सरकता है. इसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं. अब देखो, ऐसा क्यों होता है कि मांग में वृद्धि क्यों होती है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्राइस पर या सेम प्राइस पर लोग ज़्यादा क्यों खरीदना शुरू कर देते हैं. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो पहला इसमें रीज़न दे रखा है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना. हो सकता है उपभोक्ता की आय पहले से बढ़ गई है, इसलिए वो मांग बढ़ा सकता है. एग्जिस्टिंग प्राइस पर भी वो ज़्यादा चीज़ खरीद सकता है. इसी तरीके से प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो भी मांग में वृद्धि हो सकती है. आई होप आपको पता होगा प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं. फिर भी आपको कुछ इससे रिलेटेड पूछना है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. उसके बाद दे रखे पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी. आई होप पूरक वस्तुओं के बारे में भी आपको पता होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ. फिर भी डाउट है आपको, कुछ इससे रिलेटेड पूछना है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. तो जब पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है तो भी मांग बढ़ सकती है. या फिर कभी कभी ऐसा होता है फैशन में चेंजेस आने के कारण या ऋतु में परिवर्तन आने के कारण उपभोक्ता की किसी चीज़ में रुचि बढ़ जाती है, जिसके कारण भी मांग बढ़ सकती है. इसी तरीके से क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, यानी कि जो लोग उसको पहले नहीं खरीद रहे थे वो भी खरीदने लग जाते हैं, तो क्रेता की संख्या जब बढ़ जाती है तो भी मांग में वृद्धि हो जाती है. भविष्य में कीमतें बढ़ने की संभावना, राइट. अगर ऐसा हो कि भविष्य में कीमतें बढ़ने की संभावना है तो लोग अभी से उसको ज़्यादा खरीदने शुरू कर देते हैं. या फिर ये भी हो सकता है कि भविष्य में आय बढ़ने की संभावना हो कि हमारी आय बढ़ जाएगी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए लोग अभी से मांग
ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारी मांग में वृद्धि के कारण हो सकते हैं कि एग्जिस्टिंग प्राइस पर भी लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर सकते हैं। ये सारे हमारे अन्य कारण थे। हमने पढ़ा ना, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में चेंजेस, तो इनमें चेंजेस आने के कारण जो हमारी इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है। अब बात करेंगे डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड कैसे होगा कि वर्तमान कीमतों पर या एग्जिस्टिंग प्राइस पर जब वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो इसको हम मांग में कमी बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो 10 रुपये थी, पहले कीमत 10 थी तो भी हम 30 यूनिट्स खरीदते थे, अब भी कीमत 10 है, फिर हमने उसकी इकाइयाँ कम कर दी। मतलब एग्जिस्टिंग प्राइस पर हमने जब मांग कम की है, हम कम मात्रा खरीद रहे हैं, तो उसको हम डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी बोलेंगे। अब यहाँ पर दोनों के चित्र सेम है, इंक्रीज और डिक्रीज में, बस एरो का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखो OX के ऊपर क्वांटिटी गिवन है, OY के ऊपर प्राइस गिवन है। जब 10 प्राइस थी ना तो हम 30 यूनिट्स खरीदते थे, यानी कि हम D1 पर थे। अब अभी भी प्राइस 10 है, लेकिन अन्य तत्वों में चेंजेस आने के कारण हम 30 की जगह 20 खरीदने लग गए हैं। तो अब हमारा नया डिमांड कर्व D2 है, यानी कि हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ आ चुके हैं। पहले हम 30 खरीद रहे थे, अब 20 खरीद रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग प्राइस है। यहाँ पर देखो 2 डिमांड कर्व बने हुए हैं, पहले हम इधर थे, अब हम पीछे आ गए हैं, मीन्स यहाँ पर बाई साइड आ गए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी डिमांड कम हो गई है। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी मांग में कमी होती है ना, तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो खिसक कर पीछे चला जाता है, या फिर इसका खिसकाव पीछे की ओर या बाईं ओर हो जाता है। अब देखिए, मांग में कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वृद्धि के कारण थे, यानी कि एग्जिस्टिंग प्राइस होने पर भी लोग कम खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? हो सकता है उपभोक्ता की आय में कमी आ गई हो, या फिर जो प्रतिस्थापन वस्तु हैं उसकी कीमतें कम हो गई हो, या जो हमारी पूरक वस्तुएं हैं उसकी कीमतें बढ़ गई हों, या जो हमारा फैशन और जलवायु है वो इस तरह से बदल गया हो कि हमारी उसमें रुचि कम रह गई हो, इसलिए कम रुचि के कारण हम कम खरीदने लग जाते हैं। क्रेताओं की संख्या में कमी, यानी कि जो लोग पहले खरीद रहे थे अब उन्होंने खरीदना कम कर दिया है। या ऐसे हो सकता है कि जो निकट भविष्य है उसमें कीमत कम होने की संभावना है। जब कीमत कम होने की संभावना है तो हम अभी से उसको कंज्यूम करना कम कर देते हैं। और अगर निकट भविष्य में उपभोक्ता को ऐसे लगता है कि आने वाले समय में आय कम हो जाएगी, तो भी वो आज कम खरीदना शुरू कर देगा। तो ये कुछ एक कारण थे जिससे मांग में कमी हो जाती है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि या कमी होती है ना, तो उससे 2 चीजें होती है, या तो मांग का विस्तार होगा या मांग का संकुचन होगा। वस्तु की अपनी कीमत बढ़ती है तो उससे क्या होगा? संकुचन हो जाएगा। वस्तु की अपनी कीमत कम होती है तो मांग का विस्तार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त जब दूसरी चीजों में चेंजेस आते हैं तो उससे क्या होता है? उससे तो या तो मांग में वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। अब ये जो अतिरिक्त चीजें होती हैं ये क्या होते हैं? ये अन्य निर्धारक तत्व होते हैं। मीन्स जो अभी हमने पढ़ा कि इनकम हो सकती है, पूरक वस्तुओं की कीमतें हो सकती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें हो सकती है, फैशन रुचि में परिवर्तन हो सकता है, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। मीन्स जो अन्य निर्धारक तत्व है वो कुछ भी हो सकते हैं। तो जब किसी वस्तु की जब अपनी कीमत में परिवर्तन होता है ना, तो मांग वक्र सरकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी वस्तु की कीमत है, एक ही डिमांड कर्व बनेगा। लेकिन जब अन्य तत्वों में परिवर्तन आता है ना, मीन्स मांग में वृद्धि या मांग में कमी होती है, तो मांग वक्र अपनी जगह से सरक जाता है, या तो वो दाईं ओर सरक जाता है या फिर बाईं ओर। कहने का मतलब क्या है कि जब मांग का विस्तार होगा या मांग का संकुचन होगा तो एक ही डिमांड वक्र के ऊपर मूवमेंट होती है, या तो हम A से B में आएंगे एक ही वक्र के ऊपर, या हम B से A पे जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं मांग में वृद्धि या मांग में कमी की, तो उसमें पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा, या तो वो दाईं तरफ चला जाएगा या फिर वो बाईं तरफ चला जाएगा। आई होप गाइस आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।